स्टेशंस आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स आप लोग कमेंट कर रहे थे सर BSOC 171 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करवा दीजिए। तो मैं आप लोगों के डिमांड पर ये कोड का करवा रहा हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो आप लोग जल्दी से कर लीजिए। आपका टाइटल है भारतीय समाज, छवियां एवं वास्तविकताएं। ये आपका टाइटल है। तो भारतीय समाज, ये इससे ये क्या पता चलता है आपको? भारत में रहने वाले समाज, ठीक है, भारत में रहने वाले लोग, ठीक है, जो एक साथ रहते हैं, उनकी छवियां एवं वास्तविकता क्या है, ये आपको इस ये जो पूरा चैप्टर है, इस चैप्टर में इस जो ये जो बुक है, पूरा बुक में बस यही भारतीय समाज के बारे में चर्चा किया जाएगा। सो आपके लिए है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप चैनल में न्यू हो, चैनल में अगर न्यू हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और आप लोग ये बताइए कि आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, मेरा वीडियो कहाँ तक पहुँच चुका है आप लोग कमेंट कर दीजिए। चलिए टाइम वेस्ट नहीं स्टार्ट करते हैं। अगर आप स्टूडेंट दिसंबर 25 में एग्जाम दे रहे हैं या फिर जून 26 में एग्जाम देने वाले, दोनों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपका यही था मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपका इम्पोर्टेंट, भारतीय सभ्यता की संस्कृति, जो भारत है उन सभ्यता की, भारतीय सभ्यता, भारत के जो लोग हैं उनकी संस्कृति अपने अतीत से प्रभावित रहती है ना। यानी पुराने समय के जो लोग जिस तरह रहते थे उनसे आज भी लोग प्रभावित होते हैं कि हमारा पुराना समाज कैसा था, पुराने समय में लोग कैसे रहते थे, हमारा दादा दादी, हमारे परदादा परदादी कैसे रहते थे, उनके बारे में आपको क्या करना है यहाँ पर चर्चा। तो आंसर में मैंने आपको लिख के दिया है, इसे सही से अगर पढ़ेंगे तो आपको समझ में पढ़ के भी आ जाएगा। तो ध्यान से समझिएगा। भारतीय सभ्यता की संस्कृति गहराई से अपने अतीत से प्रभावित रहती है। किससे? अतीत मतलब इतिहास, मतलब पुराने समय से, यानी कि बीते हुए कालों से क्या प्रभावित रहती है, मतलब कि पुराने समय से। अतीत का मतलब ये समझ जाओ इतिहास, ठीक है, यानी बीते हुए सालों, जैसे कि हमारे जो दादा परदादा 100 साल 200 साल 500 साल पहले जो इस तरह लोग संस्कृति चलते थे यहाँ पर भारत में, तो ये वही है, वही अतीत के बारे में, मतलब 10 साल 15 साल 20 साल 50 साल पहले, 100 साल पहले, 500 साल पहले, तो जैसा संस्कृति था उन्हीं से क्या होता, प्रभावित रहती है। जो इसकी निरंतरता और लचीलेपन का क्या है, प्रमाण है। यह प्रभाव केवल स्मारकों या ऐतिहासिक तारीखों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि दैनिक जीवन, मान्यता और सामाजिक संरचना में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अब ये नहीं कि भाई कहीं स्मारक देखा तब यह याद आया, नहीं। जैसे मान लो लाल किला देखा या जमा मस्जिद देखा या फिर और भी बहुत कुछ है, तो बहुत कुछ देखा, पुराने समय के कुछ भी अवशेष मिले, उन सब चीजों को देखा तो ताजा हो गया, नहीं। फिर भी हमारे रहन सहन, बोलना, पहनावा, रवा, इन सब चीजों में से भी पता चलता है कि हमारा कल्चर पुराने समय में कैसा था। एंड परंपरा और निरंतरता की बात करें तो समझिए, तो भारतीय कई भारतीय रीति रिवाज जो है कि त्योहार और पारिवारिक संरचनाएं सदियों पुरानी परंपराओं पर आधारित है। मतलब सदियों पहले जिस तरह से रीति रिवाज था भारत में, जिस तरह से त्योहार मनाए जाते थे, आज भी वो परंपराएं आज भी जीवित है, आज भी लोग मनते हैं। उदाहरण के लिए नमस्ते करने का तरीका, अभी भी लोग नमस्ते करते थे, और ये बहुत साल पहले, पुराने सदियों पहले लोग इसी तरह से नमस्ते करते थे, हाथ जोड़कर। आज भी लोग करते हैं, है ना। जिनका बोलने का तरीका अच्छा है, जो डिसिप्लिन मेंटेन करता है, वो आज भी कहते हैं। त्योहारों का ना, त्योहारों का जो मानने का जो ढंग है, वो भी पुराने समय से मिलते हैं। संयुक्त परिवार की अवधारणा भी अभी भी बहुत सारे ऐसे फैमिली है, परिवार है, जो एक साथ मिलकर रहते हैं। दादा दादी है ना, नाना नानी, मतलब एक साथ दादा दादी के साथ सब रहते हैं। दादा दादी, घर के जितने भी चाचा चाची, सब मिलकर एक ही जगह रहते हैं। अभी भी ऐसा जगह है, ऐसे ऐसे लोग हैं, ठीक है। ये सभी प्राचीन भारतीय ग्रंथों और जीवन शैली से प्रेरित है। ये परंपराएं लोगों को उनकी जड़ों से जोड़े रखती है और सांस्कृतिक निरंतरता सुनिश्चित करती है। अब बात करते हैं धर्म और दर्शन की। तो स्टूडेंट, भारत जो है कि भारत का धार्मिक और दार्शनिक अतीत, जिसमें हिंदू, बौद्ध धर्म और जैन धर्म की उत्पत्ति शामिल है ना। तो भारत में जो है कि कौन कौन से धर्म के लोग हैं? भारत में सभी धर्म के लोग पाए जाते हैं ना। कौन कौन धर्म के लोग हैं? देखो, धार्मिक की बात करें तो हिंदू धर्म के लोग हैं, बौद्ध, जैन, है ना, मुस्लिम, इन सभी धर्म के लोग आज भी हैं और आज भी समाज को आकार देता है। कर्म का सिद्धांत, पुनर्जन्म में विश्वास और धर्म की अवधारणा भारतीय जीवन शैली और नैतिकता को गहराई से प्रभावित करती है। ये विचार आज भी लोगों के व्यवहार और नैतिक निर्णयों का मार्गदर्शन करते हैं। सामाजिक संरचना और कला की अगर बात करें तो क्या क्या सामाजिक संरचना में जाति व्यवस्था,
भले ही आधुनिक भारत में कमजोर हुई हो, ऐतिहासिक सामाजिक पदानुक्रमों की विरासत हो है जो आज भी कुछ हद तक मौजूद है। इसी तरह भारतीय कला, संगीत, नृत्य और वास्तुकला, ठीक है, जैसे ताजमहल और अजंता की गुफाएं हम अपने समृद्ध अतीत से प्रेरणा लेती है, और ये कला रूप आज भी सक्रिय रूप से अभ्यास और सम्मान किए जाते हैं ना। ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 आपका 2 है, सिद्धांतवादियों का द्वारा परिकल्पित भारत के विचार से स्पष्ट कीजिए। विचार को क्या कीजिए, स्पष्ट कीजिए। सिद्धांतवादियों द्वारा परिकल्पित भारत का विचार एक जटिल और बहुआयामी अवधारणा है जिसे मुख्य रूप से औपनिवेशिक काल के दौरान और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान आकार दिया गया था। इन विचारकों, जिनमें महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और अन्य लोग शामिल थे, ठीक है, अन्य महान लोग क्या थे, शामिल थे। इन्होंने मिल भारत को एक ऐसे राष्ट्र के रूप में देखा है जो अपनी गहरी सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार करता है, फिर भी एक मजबूत धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक पहचान बनाए रखता है। गांधी ने ग्राम स्वराज, ग्राम स्वशासन और सर्वोदय सभी का उत्थान के माध्यम से एक ग्रामीण आत्मनिर्भर भारत की कल्पना की, जबकि नेहरू ने एक आधुनिक औद्योगिकृत और वैज्ञानिक सोच वाले राष्ट्र का सपना देखा। डॉक्टर अंबेडकर ने एक ऐसे भारत की परिकल्पना की जहां जाति व्यवस्था पूरी तरह समाप्त हो जाए। नहीं, अंबेडकर ने ये कहा कि भाई कोई जात पात नहीं होता है ना, जात पात का भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये जाति पाति का भेदभाव मिटाने का काम किया था, ठीक है। और इन सभी दृष्टिकोणों का साझा तत्व एक संप्रभु और समावेशी राष्ट्र का निर्माण था, जो पश्चिम से सीखे लेकिन अपनी जड़ों से जुड़ा रहा और वैश्विक स्तर पर अपनी अनूठी भूमिका निभाए। अब क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, देखिए, भारत के ग्रामीण एवं नगरीय समाज किन तरीकों से अंतः संबंध चर्चा कीजिए। ग्रामीण मतलब गांव में रहने वाले लोग, नगरीय मतलब शहर में रहने वाले जो लोग, इन दोनों में क्या अंतर है, क्या संबंध है, ये आपको बताना है। तो भारत के ग्रामीण और नगरीय समाज कई तरीकों से आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। वे पूरी तरह से स्वतंत्र इकाइयां नहीं बल्कि एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर है। यह अंतर संबंध आर्थिक रूप से लेकर सांस्कृतिक और सामाजिक रूप तक फैला हुआ है। सबसे स्पष्ट संबंध आर्थिक है। ग्रामीण क्षेत्र नगरीय क्षेत्रों के लिए भोजन, कच्चा माल और श्रम शक्ति का प्राथमिक स्रोत है, जबकि शहर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बाजार के रूप में कार्य करते हैं, जहां ग्रामीण उपभोक्ता उत्पादित सामान खरीदते हैं। देखो यहाँ क्या होता है, अगर गांव नहीं होंगे, गांव के लोग नहीं होंगे, तो शहर के लोग भूखे मर जाएंगे, ठीक है। गांव में खेती बाड़ी न होंगे तो गांव के लोग कच्चा माल रेडी करके हमारे शहर में बेचते हैं, और हम क्या करते हैं, उन कच्चा माल के बदले उन्हें क्या करते हैं, पैसा देते हैं ना, उनको उनका इनाम देते हैं। तो हम दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर हम उनका मदद नहीं करेंगे, वो हमारा मदद नहीं करेगा, तो हमारा समाज नहीं चलेगा, ठीक है, हम लोग तो भूखे मर जाएंगे। तो यही है, समझिए ध्यान से। सामाजिक रूप से गांवों से शहरों की ओर बड़े पैमाने पर प्रवास होता है। आज के समय में देखा जा रहा है, लोग गांव से ज्यादातर शहर में रह रहे हैं, जहाँ लोग बेहतर अवसरों की तलाश में, लोग सोचते हैं यहाँ शहर में रहेंगे तो अच्छा पैसा कमाएंगे, ये होगा वो होगा, बच्चे पढ़ेंगे, ये होंगे। आजकल देखो गांव समाज में भी अच्छे हर चीज हो गया है, व्यवस्था, जिससे संपर्क बना रहता है। इस प्रकार ग्रामीण और नगरीय समाज एक निरंतरता बनाते हैं, जहां एक क्षेत्र में होने वाला परिवर्तन सीधे तौर पर दूसरे क्षेत्र को प्रभावित करता है, जिससे एक एकीकृत सामाजिक और आर्थिक प्रणाली बनती है। स्टूडेंट्स, अगला जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, निर्जातीयता की संकल्पना एवं आयामों की चर्चा कीजिए। निर्जातीयता एक महत्वपूर्ण सामाजिक अवधारणा है। निर्जातीयता क्या है, एक महत्वपूर्ण सामाजिक अवधारणा है जो लोगों के एक समूह को साझा सांस्कृतिक विरासत, भाषा, धर्म, राष्ट्रीय मूल या नस्ल के आधार पर परिभाषित करती है। मतलब निर्जातीयता क्या करती है, सांस्कृतिक विरासत, भाषा, धर्म, राष्ट्र मूल और नस्ल को एक ही आधार पर परिभाषित करती है। यह केवल जैविक विशेषताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक साझा पहचान की भावना है जो लोगों को हम की भावना से बांधती है और उन्हें दूसरों से अलग करती है। यह पहचान जन्म से मिल सकती है, लेकिन इसे सामाजिक रूप से सीखा और मजबूत किया जाता है। निर्जातीयता के विभिन्न आयाम हैं जो इस सामूहिक पहचान को आकार देते हैं, जिनमें विशिष्ट रीति रिवाज, परंपराएं, त्योहार और मूल्य शामिल है। स्टूडेंट्स देखिए, थोड़ा सा टाइम का प्रॉब्लम है, सिर्फ आप ही नहीं बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे जुड़े हुए हैं, मुझसे पढ़ रहे हैं,
वो लोग भी सोचते हैं कि मैं उनके लिए थोड़ा-सा सपोर्ट कर दूँ। इसीलिए मैं सबको देखते हुए मैं ज़्यादा नहीं आपको समझा पा रहा हूँ अभी, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं है। आप केवल सुनने की कोशिश कीजिए, मैं जो पढ़ रहा हूँ ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए, आपको समझ में आने लगेगा और समझ में आ जाएगा तो एग्ज़ाम में बहुत अच्छा बेहतर करेंगे, अच्छा परफ़ॉर्मेंस करेंगे। तो आप कोशिश कीजिए पूरा वीडियो को ध्यान सुन लेने का, समझ लेने का। देन आपको क्या करना है, एक बार पीडीएफ देख लेना है। ओके? चलो आगे है, एक साझा भाषा या बोली अक्सर निर्जातिता पहचान का सबसे मजबूत और स्पष्ट संकेतक होती है, जो समूह के भीतर संचार और एकजुटता को मजबूत करती है। इसी तरह धार्मिक विश्वास और प्रथाएं अक्सर निर्जातिता समूह के लिए एक शक्तिशाली एकीकृत शक्ति है, जो एक साझा नैतिक ढांचा और जीवन का तरीका प्रदान करती है। एक साझा इतिहास या ऐतिहासिक अनुभव जैसे प्रवास या संघर्ष समूह के सदस्यों के बीच अपनेपन की भावना पैदा करता है और उनकी सामूहिक स्मृति का हिस्सा बनता है। इन आयामों में विशिष्ट कपड़े, भोजन, झंडे या अन्य प्रतीक भी शामिल हो सकते हैं, जो समूह की पहचान के दृश्य या मूर्त प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य करते हैं। संक्षेप में अगर बात किया जाए तो निर्जातिता क्या है स्टूडेंट्स? निर्जातीयता एक गतिशील और बहुआयामी सामाजिक निर्माण है। निर्जातीयता क्या है? एक गतिशील, इसका परिभाषा याद कर लीजिएगा। निर्जातीयता का आप जब भी स्टार्ट करेंगे लिखना तो सबसे पहले आप निर्जातीयता में यही लिखिएगा कि निर्जातीयता एक गतिशील और बहुआयामी सामाजिक निर्माण है, जो साझा इतिहास, संस्कृति और पहचान के आधार पर लोगों को एकजुट करता है। क्या करता है? एकजुट करता है, जिससे सामाजिक गतिशीलता और समूह चेतना बनती है। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, भारत में पितृसत्ता, पितृसत्ता मतलब कि पिता का सत्ता, मतलब समझ रहे हो? पितृसत्ता मतलब पिता का सत्ता, पिता प्रधान, ठीक है? तो के विरुद्ध नारीवादी प्रतिरोध की चर्चा कीजिए, ठीक है? तो क्या है इसमें, देखिए ध्यान से। भारत में पितृसत्ता है ना, पैट्रियोटी के विरुद्ध नारीवादी प्रतिरोध एक निरंतर संघर्ष है, जो जब पितृसत्तात्मक चलता था तो लोग पुरुष ही प्रधान होते थे, है ना? पुरुष ही इसमें क्या था, प्रधान था। मतलब पुरुष जो चाहे वही कर लेता था। महिलाओं की कोई भी बात यहाँ पर ज्यादा नहीं चलती थी, ठीक है? जैसे कि अभी महिला और पुरुष दोनों एक साथ मतलब समान ही है, नॉर्मल ही है, लेकिन उस समय क्या था, पितृसत्तात्मक चलता था, ठीक है? पितृ का ही सत्ता चलता था, है ना? पुरुष ही प्रधान होते थे। तो इनमें महिला के प्रति क्या प्रतिरोध है, वो आपका क्वेश्चन था। तो भारत में पितृसत्ता के विरुद्ध नारीवादी प्रतिरोध एक निरंतर संघर्ष है, जिसका उद्देश्य महिलाओं के अधीनता की सदियों पुरानी सामाजिक व्यवस्था को चुनौती देना है। यह प्रतिरोध केवल एक आंदोलन ही नहीं बल्कि विभिन्न समयों में अनेक रूपों में उभरा है। आधुनिक नारीवादी आंदोलन अधिक संगठित और मुखर रहे हैं, जिन्होंने महिलाओं के जीवन के हर पहलू में समानता और गरिमा पर जोर दिया। प्रतिरोध के परिणाम स्वरूप दहेज निषेध अधिनियम, देखो आज भी दहेज लिए जा रहे हैं, तो दहेज लेना नहीं चाहिए, हमारे ख्याल से दहेज नहीं लेना चाहिए ना। दहेज लेकर शादी विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम किसी से अगर दहेज लेके शादी कर रहे हैं तो हम उसे खरीद रहे हैं, ठीक है? आप सोच रहे हो, वो हमें खरीद रहे हैं। अब बताओ, पैसा के दम पे हम शादी कर रहे हैं तो ये सही नहीं होता है। खुद से करेंगे भाई, बिना पैसा लेके, है ना? ऐसे घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण, घरेलू हिंसा, अब ये सोच लो कि भाई कोई दारू उरू पी के, है ना, ड्रिंक व्रिंक करके आ गया, महिलाओं के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, तो ये भी, इससे भी महिला बहुत ही दुखी है और महिला इससे भी प्रतिरोध ले रहे हैं, ठीक है? तो ये अभी भी देखने को मिल रहा है। और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम कानून, मतलब कि कहीं एक साथ अगर महिला पुरुष काम कर रहे हैं तो वहाँ सेक्स की समस्याएं, सेक्स वाले विचार, ये सब उत्पीड़न, मतलब इन ये उत्पीड़न होना, ये जगाना, ठीक है? ये बदला छेड़छाड़ करना, ये भाई इन पर भी महिला आज भी बहुत ही गुस्से में है, ठीक है? तो ये भी आपका एक बहुत ही बुरा कानून है। और देखो उसके बाद क्या है, आंदोलनों ने जो महिला आंदोलन थे, महिला आंदोलनों ने क्या किया, जागरूकता इस पर फैलाई और यौन उत्पीड़न, वैवाहिक बलात्कार और असमान वेतन जैसे मुद्दों को निजी से सार्वजनिक बहस का हिस्सा बनाया। आज के भी समय में आपको ऐसे देखने को मिलते होंगे कि कहीं कहीं फैक्ट्रीज में क्या होता था, जो होता है अभी भी होता है, देखने को मिलता है, पुरुष को अधिक मिलता है और लेडीज को कम मिलता है।
क्यों भाई? ये एक क्या है भेदभाव, ये क्या है पुरुष यानी पुरुष ही बड़े हैं पर पुरुष को अधिक, मतलब सिर्फ ये पता कि भाई वो उसका लिंग अलग है तो उसको कम वेतन मिल रहा है, ये गलत बात है ना। एंड इसके अलावा महिलाओं के लिए राजनीतिक भागीदारी में भी आरक्षण और निर्णय लेने वाली संस्थाओं में अधिक प्रतिनिधित्व की मांग प्रमुख राजनीतिक आयाम रही है। मतलब कि राजनीतिक में भी महिला देखने को कम मिल रहा है। क्यों भाई? अब देखिए धीरे धीरे अब बदलाव हमें देखने को मिल रहा है कि भाई अब महिला भी इसमें अच्छा से भाई हिस्सा ले रहे हैं, भाग ले रहे हैं। अब लड़की है ना, महिला सब आगे बढ़ रहे हैं, सब एक समान हो गए हैं, धीरे धीरे हो रहे हैं। सांस्कृतिक मोर्चे पर प्रतिरोध ने पारंपरिक लैंगिक भूमिकाओं, रूढ़ियों और मीडिया में महिलाओं के चित्रण को चुनौती दी है, जिससे सोच में बदलाव आ रहा है। संक्षेप में भारत में नारीवादी प्रतिरोध ने पितृसत्तात्मक की नींव को हिला दिया, सही बात है। इसका प्रतिरोध काम आ गया है एंड जिससे महिलाओं को कानूनी सुरक्षा मिली है, सामाजिक मानदंडों में महत्वपूर्ण बदलाव आया है और हालांकि समानता की लड़ाई अभी भी जारी है, जैसे मैंने अभी कह रहा अभी भी चल रहा है, लेकिन फिर भी कुछ हद तक आराम हुआ है। तो ये आपने देख लिया पितृसत्तात्मक में महिला की क्या प्रतिरोध था। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 6 है, भारत में राजविहीन समाज के आयामों का वर्णन कीजिए। भारत में राजविहीन समाज, देखिए राजविहीन, भारत में राजविहीन समाज की संकल्पना मुख्य रूप से उन समुदायों को संदर्भित करती है जो ऐतिहासिक रूप से एक केंद्रीकृत सरकार, नौकरशाही या फिर जटिल राजनीतिक संस्थाओं के बिना कार्य करते थे। इन समाजों के प्रमुख आयामों में समानतावादी संरचनाएं शामिल है, जहां शक्ति कुछ व्यक्तियों के हाथों में केंद्रित नहीं होती थी, बल्कि इसे सामूहिक रूप से साझा किया जाता था और महत्वपूर्ण निर्णय सामुदायिक सभाओं में लिए जाते थे। इन समुदायों में अक्सर औपचारिक कानूनों के बजाय परंपरा, रीति रिवाज और सामाजिक मानदंड व्यवहार को नियंत्रित करते थे। विवादों का समाधान मध्यस्थता या सामुदायिक दबाव के माध्यम से किया जाता था, न किसी सर्वोच्च कानूनी संस्था द्वारा। आर्थिक जीवन आमतौर पर कृषि, शिकार संग्रहण या फिर पशुपालक पर आधारित था। आर्थिक जो जीवन था किस पर था? वो शिकार संग्रहण, कृषि या फिर पशुपालन पर आधारित था और व्यक्तिगत संपत्ति के बजाय सामूहिक स्वामित्व की भावना मजबूत थी। आधुनिक संदर्भ में भारत में कई जनजातीय समुदाय एक समय में राज्यविहीन समाजों के उदाहरण थे। हालांकि वर्तमान में वे भारतीय राज्य के कानूनी और राजनीतिक ढांचे में एकीकृत हो चुके हैं। इन समाजों की विशेषता उनकी स्वायत्तता और बाहरी नियंत्रण से स्वतंत्रता थी, जो आज भी कुछ हद तक उनकी सांस्कृतिक पहचान और प्रथाओं में परिलक्षित होती है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, भारतीय पारिवारिक व्यवस्था में परिवर्तन लाने में किन किन कारकों का योगदान है, चर्चा कीजिए। क्वेश्चन फिर से देखिए, सुनिए। भारतीय पारिवारिक व्यवस्था में परिवर्तन लाने में किन किन कारकों या किन कारकों का योगदान है, चर्चा कीजिए। भारतीय पारिवारिक व्यवस्था में परिवर्तन लाने में कई कारकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिससे पारंपरिक संयुक्त परिवार प्रणाली कमजोर हुई और एकल परिवार का प्रणाली का उदय हुआ। एकल परिवार प्रणाली का क्या हुआ? उदय हुआ। सबसे प्रमुख कारण औद्योगिकरण और शहरीकरण है। शहरों में नौकरी के अवसरों के कारण लोग अपने पैतृक गांव छोड़कर, मतलब पिता का गांव ना, पुराना गांव, तो पुराना गांव को छोड़कर जा रहे हैं, जिससे परिवारों का भौगोलिक रूप से अलगाव हो रहा है। क्या हो रहा है? परिवारों का अलगाव हो रहा है। परिवार एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं ना, परिवार बिछड़ के दूसरी जगह रह रहे हैं। इसके अलावा आधुनिक शिक्षा ने लोगों, विशेषकर महिलाओं को अधिक जागरूक और स्वतंत्र बनाया, जिससे पारंपरिक पितृसत्तात्मक मानदंडों को चुनौती मिली। सरकारी नीतियों जैसे भूमि सुधार कानून और आरक्षण ने भी सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित किया है। वैश्वीकरण और पश्चिमी विचारों के प्रभाव ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और पसंद के महत्व को बढ़ाया है, जिससे परिवार के सदस्यों के बीच व्यक्तिगत आकांक्षाओं को अधिक महत्व दिया जा रहा है। मीडिया और प्रौद्योगिकी ने लोगों की सोच और जीवनशैली को प्रभावित किया है। इन सभी कारकों ने मिलकर परिवार के ढांचे, कार्यों और सदस्यों के बीच संबंधों को बदल दिया है, जिससे भारतीय परिवार अधिक लचीले और आधुनिक समय के अनुकूल बन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। भारत के एक सम्मिश्रित, मतलब एक मिला हुआ संस्कृति का देश है ना। भारत एक क्या है? सम्मिश्रित संस्कृति, मतलब यहाँ पे सभी लोग एक साथ मिलकर रहते हैं और यहाँ पे सभी के एक दूसरे का संस्कृति का अपमान करते हैं, ये सम्मान करते हैं।
मतलब कि अगर कोई मुस्लिम है तो वो हिंदू धर्म के जो भी रीति रिवाज है उनका सम्मान करते हैं, जो हिंदू है मुस्लिम धर्म के रीति रिवाज का क्या करते हैं, सम्मान करते हैं। तो सो ये भारत एक सम्मिश्रित क्या है, सांस्कृतिक देश है और अनेकता में एकता का प्रतीक है भारत। तो इसके बारे में आपको बताइए, इसके बारे में आपको बताना है ना। तो भारत एक सम्मिश्रित संस्कृति का देश है, ये संस्कृति का देश है और ये अनेकता और एकता का एक जीवंत प्रतीक है, सही बात है। जहाँ विभिन्न धर्मों, भाषाओं और परंपराओं का एक अनूठा संगम देखने को मिलता है। यह विविधता भारत की कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। यहाँ सैकड़ों भाषाएं और बोलियां बोली जाती है और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन धर्मों के लोग सदियों से सद्भाव के साथ रहते आए हैं यहाँ पर। यह सम्मिश्रण एक दूसरे के त्योहारों को मनाने, खान पान की आदतों और कला रूपों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। भारतीय संविधान इस एकता का संरक्षक है जो सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है और धर्मनिरपेक्षता को क्या करता है, बढ़ावा देता है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विभिन्न समुदायों ने एकजुट होकर लड़ाई लड़ी, जिससे एक साझा इतिहास और राष्ट्रीय गौरव का भावना पैदा हुई। संक्षेप में भारत में विविधता का मतलब एकरूपता नहीं बल्कि मतभेदों के बावजूद एक साथ रहने और एक राष्ट्र के रूप में कार्य करने की सामूहिक इच्छा शक्ति है। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है, आई होप समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, भारत में राष्ट्र राज्य का उद्भव पर प्रकाश डालिए। भारत में राष्ट्र राज्य का उद्भव, यहाँ राष्ट्र राज्य के उद्भव होगा, ठीक है, के उद्भव का प्रकाश जाइए। भारत में राष्ट्र राज्य यानी नेशन स्टेट के उद्भव की प्रक्रिया जटिल थी और यह मुख्य रूप से औपनिवेशिक शासन और उसके खिलाफ चले स्वतंत्रता संग्राम के दौरान आकार लेती रही है। ब्रिटिश शासन ने पहली बार भारत को एक केंद्रीकृत प्रशासनिक और राजनीतिक एक इकाई के तहत एकजुट किया, जिससे भौगोलिक एकता की नींव पड़ी। आधुनिक शिक्षा और संचार के माध्यमों से जैसे कि रेलवे, प्रेस ने विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को आपस में जुड़ने और अपने साझा शोषण को समझने में मदद की। इस प्रक्रिया ने राष्ट्रीय चेतना को जन्म दिया। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे नेताओं ने इस चेतना को एक आधुनिक राष्ट्र राज्य के विचार में ढाला, जो लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और सभी नागरिकों के लिए समानता के सिद्धांतों पर आधारित था। 1947 में स्वतंत्रता और भारतीय संविधान को अपनाने के साथ एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में राष्ट्र राज्य का औपचारिक उद्भव हुआ। संक्षेप में भारत में राष्ट्र राज्य का उद्भव बाहरी शासन के विरुद्ध आंतरिक एकता की प्रक्रिया का परिणाम था। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है स्टूडेंट्स, वास्तुशास्त्र के अनुसार लघु नगरों मतलब छोटे नगरों के विभिन्न प्रकार क्या है ये बताना है। तो वास्तुशास्त्र जो एक प्राचीन भारतीय वास्तुकला का विज्ञान है, इन्होंने पारंपरिक रूप से लघु नगर यानी छोटे शहरों के विभिन्न प्रकारों का वर्गीकरण उनके उद्देश्य और आकार के आधार पर किया। इन वर्गीकरणों ने नगरों को मुख्य रूप से उनके कार्यों जैसे व्यापार, प्रशासन और धार्मिक महत्व के आधार पर परिभाषित किया था। यद्यपि आधुनिक शहरी नियोजन इन प्राचीन वर्गीकरणों का सीधा उपयोग नहीं करता है, फिर भी ये प्रकार उस समय की सामाजिक संरचना और जरूरतों को दर्शाते हैं। एक प्रमुख प्रकार पट्टन या व्यापारी नगर था, जो व्यापार मार्गों के पास स्थित होता था और वाणिज्यिक गतिविधियों का केंद्र था। दूसरा प्रकार पूर या राजधानी नगर था, जो प्रशासनिक मुख्यालय के रूप में कार्य करता था और राजा के महल या किले के चारों ओर केंद्रित होता था। एक अन्य प्रकार खवरटक या दुर्ग होता था, जो अक्सर पहाड़ों या सुरक्षात्मक स्थानों पर स्थित एक छोटा संरक्षित समझौता होता था। इन वर्गीकरणों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि नगरों का लेआउट, दिशा और संरचना उस समय के निवासियों की आवश्यकताओं और सुरक्षा जरूरतों को पूरा करे। संक्षेप में अगर समझा जाए तो वास्तुशास्त्र ने क्या किया, छोटे शहरों को उनके विशिष्ट कार्यों और भौतिक लेआउट के आधार पर वर्गीकृत किया, जिससे यह उस युग की शहरी व्यवस्था की झलक मिलती है। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर करवा दिया। और भी एक वीडियो आपको देखने को मिल सकता है, या फिर आपको पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा, जून 25 में मैंने बनाया था। जून 25 में मैंने बनाया था, आप उन वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। जून 25 वाला वीडियो को आप लोग जरूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि 10 क्वेश्चन वहां भी मैंने मोस्ट करवाए थे और ये मोस्ट करवाया, दोनों क्वेश्चन को आप लोग देख कर नहीं जाना। पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, ठीक है। और पीडीएफ आप ले लीजिए, टेलीग्राम में पीडीएफ मिलेगा और इसमें पासवर्ड लगे होंगे, पासवर्ड के लिए आपको इंस्टा में आना होगा।
क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे कौन स्टूडेंट्स हैं और उन स्टूडेंट्स से मैं मिलकर उनको क्या देता हूँ, पासवर्ड देता हूँ। सो आप पासवर्ड के लिए आप जाइए इंस्टा में, मुझे मैसेज कीजिए और वो भी रिक्वेस्ट के साथ, रिस्पेक्ट के साथ, ठीक है। ये नहीं कि भाई जबरदस्ती कह रहे हैं पासवर्ड दो मुझे, ऐसे नहीं, रिक्वेस्ट के साथ, रिस्पेक्ट के साथ मांगना है, देन आपको पासवर्ड दूंगा और तैयारी आप जल्दी कर लीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, डू द बेस्ट स्टूडेंट्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। चांस बोलो प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से खोलो।